हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सुपर 30 सीरीज़ का आज हम 5वां भाग करने वाले हैं। इसके 4 भाग करा चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सारे ही सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारों में ही सारे ही ऐसे फैक्ट डाले हैं जो एग्जाम में आना है। ये रिवीजन सीरीज़ ही इसलिए बनाई गई है ताकि आपके सारे फैक्ट जो सिलेबस का चारों पार्ट है वो कंप्लीट हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्वावलंबन जो योजना आई थी वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई। 2 स्वावलंबन योजना चल रही है, एक तो बुजुर्गों के लिए चल रही है और एक महिलाओं के लिए चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बात कर पहली चल रही है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना, शहरी महिलाओं को रोजगार देना, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देना या महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो स्वावलंबन जो योजना है सबसे पहले ये सुन लो, ये आई कब थी। ये 1982-83 में आई थी। कब आई थी स्वावलंबन योजना? 1982-83 में आई थी। और पहले इसको नौराड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से भी जानते थे। नौराड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसका उद्देश्य था महिलाओं को पारंपरिक और गैर पारंपरिक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वावलंबन योजना कब आई थी? 1982-83 में आई थी। किस लिए आई थी? महिलाओं को पारंपरिक और गैर पारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण व कौशल प्रदान करना। तो इसका ये हो जाएगा महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। मतलब स्वावलंबन योजना, महिला खुद स्वावलंबी हो, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो। और महिला अपने पैरों पे कब खड़ी होगी? जब वो खुद प्रशिक्षित होकर कोई भी रोजगार कर पाएगी, तब तो वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, है ना। तो स्वावलंबन योजना का यही उद्देश्य है, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। कब आई थी? 1982-83 में आई थी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं नौराड महिला कार्यक्रम किसको बोलते हैं? तो इसी स्वावलंबन योजना को नौराड महिला कार्यक्रम बोलते हैं। अगला है वयस्क मानव जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी उप इकाई क्या होती है, वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो वयस्क का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा से मिलकर बना होता है। किससे? एक तो 2 अल्फा से, और किससे मिलकर बना होता है? 2 बीटा से मिलकर बना होता है। आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी जिनका कार्यकाल 180 दिन होता है, जो इस प्रकार से गोलाकार साइज में पाई जाती हैं, तो ये जो आरबीसी होती हैं हीमोग्लोबिन नामक एक गोलाकार प्रोटीन का ही रूप होता है। मतलब हीमोग्लोबिन का आकार भी कैसा होता है? ऐसा ही गोलाकार होता है। और ये क्या करते हैं? रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना का वर्णन किया था मैक्स पेरुट्ज ने। किसने किया था? मैक्स पेरुट्ज ने किया था इसका हीमोग्लोबिन की संरचना का वर्णन। प्रोटीन हीमोग्लोबिन एक टेट्रामेरिक संरचना होती है, मतलब वो 4 संरचनाओं से जुड़ी होती है, जिसका नाम होता है 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा मिला के कितनी संरचना हो गई? 4 संरचना हो गई। ये एक हीम प्रोस्थेटिक समूह द्वारा जुड़ा होता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। तो एक वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में कितनी इकाई होती हैं? 4 उप इकाई होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, 4 हीमोग्लोबिन इकाई से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन सबसे आवश्यक होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.33 मिलीग्राम आयरन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है? 0.33 मिलीग्राम आयरन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है लाइसिन और जो ट्रिप्टोफान होते हैं वो कौन से अमीनो अम्ल होते हैं? प्रोटीन होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, कोई नहीं होते। तो जो लाइसिन और ट्रिप्टोफान होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल जो प्रोटीन्स जो जिनसे बना हुआ होता है उनसे बनी हुई ये अमीनो अम्लों से बनी हुई संरचना होती है। ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आवश्यक अमीनो अम्ल और एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जिनको हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर नहीं बनाता है, वो कौन से होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल, जिनकी संख्या 9 होती है। और अनावश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जिनको हमारा शरीर बनाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11। मतलब जो हमको बाहर से लेना पड़ता है, हमारा शरीर नहीं बनाता है, वो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और जिनको हमारा शरीर बनाता है, हमें बाहर से लेने के लिए आवश्यकता नहीं होती, वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। टोटल हमारे शरीर के लिए कितने आवश्यक होते हैं? 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, जिसमें से 9 आवश्यक होते हैं और 11 अनावश्यक होते हैं। 9 को हमें बाहर से लेना होता है और 11 को क्या करता है? हमारा शरीर खुद बनाता है। ठीक है,
अब लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या होते हैं? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन सबसे आवश्यक अमीनो अम्ल, सेरोटोनिन हुआ, मेलाटोनिन हुआ, इन हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है ये ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा हमें दूध, दही, नट्स, खजूर, इनमें ये पाया जाता है। लाइसिन भी जितने दूध प्रोडक्ट होते हैं, खजूर होते हैं, उनमें लाइसिन पाया जाता है। और बीन्स हुआ, पनीर हुआ, मछली हुई, सोया हुआ, ये सारे ही लाइसिन इनका सबसे अच्छा उच्च स्रोत जो होता है। इसके अलावा एक वेलिन नाम का अमीनो अम्ल होता है, वो भी आवश्यक होता है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिल, फेनिल एलेनिन, थ्रियानिन, ये सारे जो अमीनो अम्ल होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को या विटामिन को? बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं प्रोटीन को। किसको जानते हैं? प्रोटीन को जानते हैं। ये हमारे शरीर का 15% भाग बनाता है। हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन बनाता है? तो हमारे शरीर का 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन की बात करें तो एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 54 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। महिला की बात करें तो एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक गर्भवती महिला की बात करें, यदि वो दूसरी तिमाही में जा रही है तो उसको 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। और अगर वो तीसरी तिमाही में जा रही, मतलब 7वें से 90 महीने में है वो गर्भवती, तो उसको 22 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए। इसके अलावा धात्री महिला को जब उसका बच्चा 0 से 6 महीने का हो तो 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। और जब उसका बच्चा 7 से 12 महीने का है तो उसको चाहिए है 59 ग्राम प्रोटीन। इस प्रकार ये प्रोटीन की मात्रा है। एक 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना प्रोटीन चाहिए? 8 ग्राम। 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना चाहिए? 8 ग्राम प्रोटीन। और 6 से 12 महीने के बच्चे को कितना चाहिए? 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन से बना होता है? 15% होता है। नाखून, खुर वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रोटीन से ही बनी होती हैं। इस प्रकार टोटल 15% से प्रोटीन बना होता है। और 65-66% से कार्ब से बना होता है। हमारे शरीर का 65% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जबकि 15% हिस्सा किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणुवीय रोग नहीं है? मतलब जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है। डिप्थीरिया जो होता है वो कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। इसके अलावा प्लेग भी बैक्टीरिया के कारण होता है ना। और न्यूमोनिया भी न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। लेकिन जो प्लेग होता है, प्लेग भी बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग भी बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग का बैक्टीरिया होता है यर्सीनिया पेस्टिस। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया कौन सा होता है? कोरोनो डिप्थीरी बैक्टीरिया। किसका होता है? कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का होता है। प्लेग का बैक्टीरिया कौन सा होता है? प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जो प्लेग फैलता है वो बोलता है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा फैलता है प्लेग। ये भी एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है। इसके अलावा न्यूमोनिया के बारे बोले तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा निमोनिया फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा निमोनिया फैलता है। लेकिन डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने, मतलब एडीज मच्छर के कारण होता है। और ये वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। डेंगू वायरस होता है, उसके कारण ये होता है। तो ये वायरल वाली बीमारी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डेंगू। बाकी डिप्थीरिया हुए, प्लेग हुए, निमोनिया हुए, ये किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। निमोनिया जो होता है एक ऐसा रोग है, वो बैक्टीरिया के कारण भी होता है और वायरस के कारण भी होता है। लेकिन यहाँ पे बोला जीवाणु रोग नहीं है, तो नहीं है, क्या आ जाएगा? डेंगू हो जाएगा। क्योंकि डेंगू किसके द्वारा होता है? डेंगू वायरस के द्वारा होता है। बाकी के जो सारे रोग हैं, बाकी के ये जो दिख रहे हैं, ये सारे किसके होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। प्लेग का जरूर याद रखना। प्लेग काली मौत भी कहलाता है। प्लेग को हम काली मौत भी बोलते हैं। पिस्सुओं के काटने से हो जाता है। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके द्वारा? यर्सीनिया पेस्टिस। डेंगू जो होता है डेंगू वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट की कमी हो जाती है डेंगू से, तो याद रखिएगा। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया के टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? सिक टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो जैसे ही बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारे शरीर पर एक विष छोड़ देता है, जिसके अंदर गले की जो त्वचा होती है वो मर जाती है। गले की त्वचा मर जाती है, जिसके कारण वहाँ पे एक मोटी परत चढ़ जाती है, जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं।
ठीक है। डिप्थीरिया जो होता है, गले में एक तितली जैसी संरचना होती है, जो गले की ये इस प्रकार से जो गला होता है हमारा, उसमें तितली जैसी संरचना होती है, वहीं पर ही डिप्थीरिया मेन आक्रमण करता है, या बोल सकते हैं टॉन्सिल पे आक्रमण करता है, गले पे, मुंह पे ही आक्रमण कर देता है, जिसके कारण एक भूरी सी सफ़ेद रंग की परत एक चढ़ जाती है। ठीक है। इसके लिए वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है? DPT वैक्सीन लगाई जाती है। न्यूमोनिया के लिए जो PCV वैक्सीन आई है वो 2017 से आई हुई है। कब से आई है? 2017 से आई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है, 30 दिन का टारगेट है, बहुत शानदार इसमें तैयारी करवा रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको इस तरह सा एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं, एक में टेस्ट होता है और एक में पूरी PDF रहती हैं, पूरे जो MCQ होते हैं, टॉपिक वाइज MCQ होते हैं, टॉपिक वाइज PDF होती है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सारी वीडियोस होती हैं, जैसे ये मैंने गरवासे का वीडियो समझाया, ये गरवासे का वीडियो, इसके पहले ये गरवासे की पहले पूरी थ्योरी से वीडियो समझाई है, थ्योरी दी है और फिर इसका MCQ दिए जाएंगे। एक टॉपिक वाइज अगर आप MCQ लेना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा हर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये नर जनन तंत्र है, ये नर जनन तंत्र का PDF है और फिर नर जनन तंत्र का वीडियो भी कवर किया गया है। देखिए ये नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र का वीडियो कवर किया गया है पूरा। इसके अलावा अभी आज टेस्ट भी हुआ है, इसको एक जगह पे टेस्ट भी है, ट्रिक भी है, टॉपिक भी है, सब कुछ एक जगह पर है, एंजाइम भी है, सब कुछ आपको एक जगह पर मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पर एक जगह पर आपको मिल रहा है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये देखिए ऊष्मायन रोग की अवधि को भी ट्रिक द्वारा करवाया गया है। तो अगर आप एक ही जगह पे ट्रिक्स भी चाहते हैं, वीडियो भी चाहते हैं, टॉपिक वाइज MCQ भी चाहते हैं, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। इस प्रकार से अधिनियम के 2000 MCQ मिलेंगे, योजनाओं के करीब 2 से 3000 MCQ मिलेंगे, टॉपिक वाइज हर टॉपिक के MCQ मिलेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं तो थ्योरी भी मिलेगी, आपको MCQ पढ़ना है तो MCQ भी मिलेंगे, आपको टेस्ट देना है, टेस्ट जो होता है ना सबसे ज़्यादा एक सटीक चीज़ें होती है आपको एग्ज़ाम निकालने की। तो हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट होता है, रोज़ टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। रिवीजन अब 1 फरवरी से रिवीजन होगा, तो बहुत सारे टॉपिक दिए जाएंगे जो आपसे एक दिन में तैयार हो पाए और उनकी प्रैक्टिस ली जाएगी। इसके अलावा एकदम से याद नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा ट्रिक पढ़िए, ट्रिक से क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक द्वारा अगर कोई भी टॉपिक याद करते हो तो बहुत इजी लैंग्वेज में याद हो जाता है और बहुत जल्दी याद हो जाता है। कोई बड़ा टॉपिक है और आपसे याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको क्या करोगे, ट्रिक द्वारा पढ़ोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। हमारा यही है, हम जितनी भी ICMR रिपोर्ट हो, चाहे रोगों की ऊष्मायन अवधि हो, चाहे रोग किसके द्वारा होता है वो हो, रोगों के खोजकर्ता हो, पोषण वाला टॉपिक हो, पोषण से संबंधित क्वेश्चन हो, कठिन टॉपिक हो, चाहे वो गर्भावस्था हो, चाहे प्रसव अवस्था हो, चाहे बाल विकास हो। बाल विकास के लिए मैंने क्या किया है, बाल विकास के लिए आपको क्या करना है, 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ लेना है, जिससे विशेष आवश्यकता वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। 1040 आपको जो स्कूल पूर्व देखभाल वाला टॉपिक पढ़ लेना है, तो आपका स्कूल पूर्व देखभाल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 500 प्रश्न में एड्स से जो देखरेख संस्थान होते हैं, बाल देखरेख संस्थान होते हैं, गैर बाल देखरेख संस्थान होते हैं, बाल श्रम नीति होती है, उससे संबंधित दूंगी, तो आपका चौथा वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रबंधन के लिए जितना प्रबंधन में टॉपिक हैं, जैसे कि विकास है, पंचवर्षीय योजना है, इसके अलावा नेतृत्व है, सामुदायिक संगठन है, सामुदायिक गतिशीलता है, इसके लिए मैं टोटल आपको करीब 500 से 600 प्रश्न दूंगी। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। योजना वाला जो 3rd वाला सेक्शन है, वहाँ पर मैं इंटरनेट के MS ऑफिस के क्वेश्चन दूंगी, वही पढ़ना है। योजना के लिए मैंने आपको बताया है करीब 2 से 3000 MCQ दूंगी और अधिनियम के MCQ दूंगी, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर ये टॉपिक याद नहीं होते हैं तो हम इसकी आपको ट्रिक भी देते हैं, ट्रिक द्वारा आप तुरंत याद कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर भी रहते हैं, वीडियो लेक्चर आप खाते पीते सोते करते कैसे भी आप सुन सकते हो और आपको भी याद हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट मुझे मैसेज कीजिए, 6260190944 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुझे बोलना है क्या आपको मेरा हम जीतेंगे बैच लेना है। पहले इसका प्राइस 799 था, लेकिन अभी 26 जनवरी से इसको 26% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है और इसका चार्ज अभी ओनली 590 रुपये है। एक 590 रुपये में आपको टेस्ट भी मिल रहा है देने के लिए। रोज टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज और
अगर आप रात को जगते हैं तो आप रात में भी कितनी भी देर तक मुझसे टेस्ट लेकर टेस्ट दे सकते हैं टॉपिक का। इसके अलावा अगर आप दिन में जगते हैं, दिन में पढ़ते हैं तो दिन में पढ़ सकते हैं, शाम को टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो टेस्ट रात को 10 बजे होता है, जो मेन टेस्ट होता है वो रात को 10 बजे होता है, जो टॉपिक वाइज होता है। हम इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसके लिए हम आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप देते हैं, इसी पर ही आपकी तैयारी कराई जाती है। एक टेलीग्राम टेस्ट ही टेस्ट होता है, एक टेलीग्राम पर पूरे PDF और वीडियो लेक्चर्स होते हैं, और व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस कराई जाती है। अगला है दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच का मान कितने से कम होता है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच कितने से कम होता है, 7.8 से, 6.4 से, 6.6 से, या 5.5 से। तो जब मुंह का जो पीएच मान होता है बहुत ज़्यादा मुंह में अम्लीय हो जाता है उसमें, तो जब उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत क्या होते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं। इस पीएच स्तर पर क्या होता है, दांतों का जो इनेमल होता है वो खराब होने लगता है। क्या होता है, दांतों का इनेमल। इनेमल क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं, ये जैसे दांत है, दांतों के ऊपर जो सफ़ेद सी एक जो परत चिपकी हुई होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं। जबकि जो मोटा सा जो दांत बना होता है ना, वो डेंटिन से बना होता है। डेंटिन से दांत बना होता है, लेकिन इसकी जो ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है वो क्या होती है, इनेमल होती है। जब दांतों का पीएच क्या होता है, 5.5 से कम हो जाता है तो ये इनेमल क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। और दांत हमारे क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, सड़ के गिरने लगते हैं। ये सड़ने के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। मुंह में कम पीएच मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाओगे या बहुत ज़्यादा अम्लीय खाद्य पदार्थ खाओगे तो इसके कारण दांत जो होते हैं सड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सलाह दी जाती है कि ऐसा टूथपेस्ट यूज़ किया जाए जो फ्लोराइड युक्त हो। कौन सा युक्त हो, फ्लोराइड युक्त हो, ऐसे टूथपेस्ट लेने की सलाह दी जाती है। चीनी मुक्त च्युइंगम खाने से भी इसका हल हो सकता है। उससे क्या होता है, लार बनती है, और लार क्या होती है, क्षारीय होती है। अब लार बनेगी मुंह में तो अम्लीयता, उस क्षार आएगा तो अम्लीयता उसकी खत्म होगी। तो च्युइंगम खाने की भी सलाह दी जाती है कि चीनी मुक्त च्युइंगम खाई जाए, उससे मुंह में लार बनेगी और दांत अच्छे होंगे और जो इनेमल होगा वो नष्ट होने से बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हड्डी रोग विकार नहीं है, बर्साइटिस, फाइब्रोमाइगिया, थैलेसीमिया या कफोसिस। देखो थैलेसीमिया नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको तो हमने जो वंशानुगत बीमारी के रूप में पढ़ा हुआ है थैलेसीमिया को। इसमें क्या होता है, एक खून का जो थक्का होता है वो जमने वाला, एक प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग होता है और ये खून से संबंधित होता है, हड्डी रोग से संबंधित नहीं होता। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात करें बर्साइटिस की, तो ये जो तरल पदार्थ से हमारे शरीर में जो जोड़ पाए जाते हैं उनमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाती है। हमारे शरीर में जो थैले टाइप के, कुशन टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं हड्डियों में, टेंडन और में, है ना, उसमें वो कुशन टाइप के पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो बर्साइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्साइटिस कहलाता है। हड्डियों में, टेंडनों में और मांसपेशियों में ये पाए जाते हैं। बात करें हम फाइब्रोमाइगिया की, तो फाइब्रोमाइगिया क्या होता है, ये जो होते हैं ये हड्डियों में हड्डियों से संबंधित विकार होता है, जिसमें हड्डियों में क्या होता है, दर्द होता है, तरल पदार्थ कम हो जाता है, इस प्रकार से ये होता है। तो बर्साइटिस क्या होता है, एक जो मांसपेशियां होती हैं उनमें एक बसा टाइप सा, एक सूजन टाइप आ जाती है, जिसके कारण नींद आ जाती है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, मनोदशा खराब हो जाती है। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्साइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मांसपेशियों से संबंधित है। काइफोसिस में क्या होता है, इसको कफोसिस भी बोलते हैं। पीठ जो होती है वो आगे की ओर थोड़ी सी गोलाकार हो जाती है ना। इसमें क्या होता है, कुछ फ्रैक्चर हो सकता है, कोई चोट हो जाती है, उसके कारण भी ये हड्डियों से संबंधित बीमारी हो जाती है। फाइब्रोमाइगिया में भी क्या हो जाता है, मस्कुलेटर दर्द होता है और मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान आती है, नींद आती है। तो ये 1, 2 और ये 3, बर्साइटिस, फाइब्रोमाइगिया और कफोसिस, ये हड्डी संबंधित रोग है। जबकि थैलेसीमिया क्या है, रक्त संबंधित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्नावित कौन सा रस वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण रस होता है वसा के पाचन का, वो होता है पित्त रस। पित्त जो होता है फैट को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा एक और होता है अग्नाशयी रस। पित्त जो पित्ताशय से आता है, पित्त रस और अग्नाशयी रस ऐसे होते हैं जो कि अंगों द्वारा स्नावित होते हैं, आहार नली में स्नावित होते हैं और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पित्त रस जो होता है वो वसा के पाचन में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। पित्ताशय से निकल कर ये कहाँ आता है, यकृत में होता है और यकृत द्वारा सीक्रेट होता है। पित्त में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं होते। पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो पित्त होता है वो भोजन को क्या करता है, किस तरह का बनाता है। तो पित्त जो होता है भोजन को क्षारीय बनाता है। इसके अलावा वसा के अणुओं को तोड़ने में भी पित्त सहायता करता है। जो वसा होते हैं, है ना, बसीय जो अम्ल होते हैं उसको ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है ये पित्त रस। ठीक है। अग्नाशय रस जो होता है वो अग्नाशय द्वारा स्नावित होता है। इसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज, लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय रस का जो सीक्रेशन होता है वो उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है ये भी पूछा जाता है। तो कोलोसिस्टोकोनिन होता है। कोलिसिस्टोकोनिन, कोलिसिस्टोकोनिन नामक एक पदार्थ होता है। वो क्या करता है, अग्नाशय द्वारा जो भी रस निकलते हैं उसका नियंत्रण करता है। इसके अलावा लाइपेज जो होता है वो ही वसापाचक एंजाइम होता है। टाइलिन जो होता है वो लार का पाचन करता है, जो जिनमें हम कार्बोहाइड्रेट, शुगर बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पूरे ही भोजन को पचाता है, जो कि आमाशय द्वारा सीक्रेट होता है। तो ये सारे इफेक्ट याद रखिएगा। ठीक है। और इसको वसा को पचाने में एंजाइम कौन सा हेल्प करता है, तो लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में हेल्प करता है। अग्नाशय द्वारा जो रस निकलते हैं उनका नियंत्रित कौन करता है, तो कोलिसिस्टोकोनिन द्वारा अग्नाशयी रस का नियंत्रण किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो इटाई रोग होता है वो किसके कारण होता है। उद्योगों में जो लोग काम करते हैं, मिस्त्री वगैरह रहते हैं, उनमें ये रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है। ये कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग को सबसे पहले जापान में खोजा था 1960 में। जापान में 1960 में सबसे पहले इटाई की खोज की गई थी। इसमें क्या होता है, हड्डियों में गंभीर दर्द होता है और ये इसके कारण क्या होता है, गुर्दे की जो नलियाँ होती हैं ना वो विफल हो जाती हैं, सही से सीक्रेशन नहीं कर पाती हैं, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। इटाई रोग किसके कारण हो जाता है, कैडमियम के कारण होता है। और मरकरी मतलब पारे की अधिकता के कारण होता है मिनी माता रोग। मिनी माता रोग किसके कारण हो जाता है, पारे की अधिकता के कारण। कौन सा रोग हो जाता है, पारे की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो बिलू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण बिलू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कैडमियम के कारण क्या हो जाता है, इटाई हो जाता है। और पारे की अधिकता, इसको मरकरी भी बोलते हैं, इससे क्या हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। पारे की अधिकता से, मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए एक पृष्ठ या सतह प्रदान करता है, तो वो भाग होता है एल्वियोली। कौन सा होता है, एल्वियोली। एल्वियोली मानव फेफड़ों का वो भाग होता है जो फेफड़ों और रक्त के लिए रक्त सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने में एक सहयोग प्रदान करता है। यही वह भाग होता है जहाँ पर फेफड़े सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो ये ब्रोंकियल्स के आंत में छोटी छोटी वायु थैली होती हैं, या फेफड़ों में वायु नलिका की जो छोटी शाखाएं होती हैं ब्रोंकियल्स, उनमें छोटी छोटी थैली पाई जाती हैं। हवा से सांस लेने वाली ऑक्सीजन एल्वियोली और रक्त में जाती है और पूरे शरीर में ऊतकों तक फैलती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों में रक्त से गुजरता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है, शरीर के ऊतकों से रक्त में गुजरता है और सांस लेने के लिए एल्वियोली से गुजरता है। तो मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए एक पृष्ठ प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्वियोली हो जाएगा। जो फेफड़ों को सांस लेने के लिए जो क्या करता है, स्पेस प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एल्वियोली बोलते हैं। डायफ्राम क्या होता है, श्वसन के लिए एक जरूरी मांसपेशी होती है। फेफड़ों के नीचे और पेट के ऊपर स्थित होती है, गुंबद के आकार की होती है। सांस छोड़ने पर ये आराम करती है और जैसे ही सांस छूट जाती है तो ये पिचक जाती है और जैसे ही सांस इसमें भरा जाता है तो ये फूल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डायफ्राम का। कहाँ पे स्थित होती है, फेफड़ों के ऊपर स्थित होती है, फेफड़ों के नीचे स्थित होती है, तो फेफड़ों के नीचे स्थित होती है, ये भी याद रखना। अगला है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, जो सबसे ज़्यादा चिंतन शक्ति सबसे ज़्यादा प्रदान करता है, तो वो कौन प्रदान करता है, प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है।
मस्तिष्क का सबसे सोचने वाला भाग, या बोलें तो मुख्य सबसे ज़्यादा सोचने वाला भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। और ये जो प्रमस्तिष्क होता है मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है और मुख्य सोचने वाला भाग भी होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है, मुख्य सोचने वाला भाग भी होता है। और ये जो आगे वाला मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, उसका प्रमुख भाग भी होता है। पढ़ने, लिखने, सोचने जैसी मांसपेशी गतिविधियों को नियंत्रित रखता है। सोचने, समझने, निर्णय रखने की जो चीज़ें होती हैं उनको भी, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्मृति, बुद्धि, निर्णय, विचार आदि गतिविधियों का भी एक केंद्र होता है। ये दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध में बटा हुआ होता है। तो याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा सोचने का काम करता है, या मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क। अब बात करते हैं, जो मस्तिष्क होता है वो कितने भागों में बटा हुआ होता है। मस्तिष्क को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में मस्तिष्क को बांटते हैं। एक होता है कौन सा? अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क होता है ये इसी अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो होता है अग्र मस्तिष्क, उसी में ही ये प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क मुख्य सोच का हिस्सा होता है और सारी स्वैच्छिक क्रियाएं इसी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अग्र मस्तिष्क में एक तो प्रमस्तिष्क होता है, एक थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस भी ये अग्र मस्तिष्क में ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा मध्य मस्तिष्क जो होता है एक छोटा सा मध्य भाग होता है ना, जो मध्य में विकसित होता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है ये। इसमें मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है। मध्य भाग में क्या होता है? मेडुला ऑब्लेंगेटा मध्य भाग में ही होता है। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये मध्य मस्तिष्क ही कर रहा है, सिग्नल को संचारित भी करता है। इसके अलावा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ये हृदय गति को करता है सही, नींद को नियंत्रित करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है। सेरिबैलम जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है। कौन सा? सेरिबैलम। सेरिबैलम जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है, याद रखिएगा। कौन सा? सेरिबैलम जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है। सेरिबैलम क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है। तो प्रमस्तिष्क सोचने संबंधी समस्या काम करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा मध्य मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क हृदय गति संबंधित, रक्तचाप संबंधित आदि क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। अगला है, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रंच योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये सारी योजनाएं एक जगह पे नहीं मिल रही हैं तो हम फरवरी के फर्स्ट वीक में एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाले हैं। उस प्रैक्टिस बैच में केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी। आप अगर टॉपिक वाइज उसमें एमसीक्यू चाहते हैं तो एमसीक्यू मिलेंगे। उसमें केवल कोई भी वीडियो नहीं रहेगी, उसमें ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन ही रहेंगे। सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जैसे कि महिला बाल विकास की योजनाएं है ना, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, इनके एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। सारे अधिनियम के एमसीक्यू मिल जाएंगे। कंप्यूटर के एमसीक्यू, मानव अंगों के एमसीक्यू, प्रजनन तंत्र के एमसीक्यू, ग्रंथि के एमसीक्यू, पोषण के एमसीक्यू, आईसीएमआर के एमसीक्यू, स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम के एमसीक्यू, रोगों के एमसीक्यू, इसके अलावा बाल विकास के एमसीक्यू, प्रबंधन के एमसीक्यू, पंचवर्षीय योजनाओं के एमसीक्यू। अगर आप ये सारा चीज़ केवल एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो आप 1 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस बैच, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको प्रैक्टिस होगी और उसमें टेस्ट होंगे। प्रैक्टिस होगी और टेस्ट होंगे। इसके अलावा लेकिन आप ट्रिक भी चाहते हैं, टॉपिक वाइज ट्रिक भी पढ़ना चाहते हैं और ट्रिक की वीडियो भी पढ़ना चाहते हैं, ये सारा भी करना चाहते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच अभी जो चल रहा है ले लो। 590 रुपये में है और 590 रुपये में आपको ट्रिक जो होती है ना, ट्रिक मतलब आउटस्टैंडिंग होती हैं। ट्रिक द्वारा याद लंबे समय तक रहता है, नहीं तो आप भूल जाओगे कोई भी टॉपिक। जैसे कि राष्ट्रीय क्रंच योजना वाली कब शुरू हुई थी, अगर ये मैं ट्रिक द्वारा करवा दूंगी ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन आप अगर डेट याद रखोगे ना तो वो याद नहीं होगा, इसलिए हम उसको ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। यूट्यूब पे मुझे वीडियो लाना, पूरा वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं दिन भर में एक ही वीडियो, कभी कभी 2 ला पाती हूँ, नहीं तो एक ही वीडियो ला पाती हूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। वहाँ हम लिख कर, फोटोज़ में ट्रिक द्वारा बोलकर कैसे भी हम वहाँ पर तैयारी आपकी करा देते हैं। तो आपको एकदम देसी जो स्ट्रक्चर, कोई प्रोफेशनल नहीं है, आप लोगों को सारे लोग मिलकर तैयारी करते हैं वहाँ पे और बहुत शानदार तैयारी होती है 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप के माध्यम से। तो
अगर आप ट्रिक द्वारा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अभी हमने सारे एमसीक्यू आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज थ्योरी भी मिल जाएगी, टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएगी, इसके अलावा हर टॉपिक की ट्रिक मिल जाएगी और बहुत ईजिली सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, एक वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी केवल आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है, पूरी तैयारी है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब और कुछ, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, तो 1 फरवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा, प्रैक्टिस बैच, जिसका चार्ज रहेगा 399 रुपये। इस 399 में केवल टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे और प्लस आपको टेस्ट देने मिलेगा। जो भी हमारा टेस्ट रहेगा, एक दिन पहले हम उसके टॉपिक आपको बता देंगे, तैयार आपको करना है, बस आपको टेस्ट देना रहेगा। बाकी आपको इसमें एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक भी चाहते हैं, ट्रिक वीडियो भी चाहते हैं, तो अभी हमारा जो 799 वाला पैकेज है उसका चार्ज ओनली 590 रुपये है। 590 रुपये में आप वो पैकेज ले सकते हो, आउटस्टैंडिंग है। ट्रिक से याद होना मतलब सबसे अच्छी चीज़ होती है। उसमें वीडियो भी मिलेंगे, इसमें प्रैक्टिस नेट में वीडियो नहीं मिलेंगे। अगला है कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रंच योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। और ये जो राष्ट्रीय क्रंच योजना है वो किसके द्वारा आयोजित होती है? केंद्र सरकार द्वारा आयोजित। ये कब आरंभ हुई थी? ये 1 जनवरी 2017 से आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? ये 1 जनवरी 2017 से ये राष्ट्रीय क्रंच योजना आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 से ये आरंभ हुई थी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, कामकाजी माताओं के बच्चे जो होते हैं बहुत सताते हैं। 17 से याद क्या रखो, सताते हैं। 17 मतलब सताते हैं। अब सब जब बच्चे बहुत सताएंगे तो हमको क्रंच की आवश्यकता होगी, हमें झूला गृह की आवश्यकता होगी, इसलिए एक झूला गृह बनाया गया है। क्योंकि कामकाजी माताओं के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको किसने बनाया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बनाया है। पहले इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रंच योजना कहते थे, अब जो कहते हैं इसको राष्ट्रीय क्रंच योजना ही कहा जाता है। इसका जो क्रियान्वित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर करते हैं। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए ये सुविधा दी जाती है, बच्चों की सुरक्षा और कल्याण निश्चित किया जाता है। कब आरंभ हुई थी? 2017 में ये आरंभ हुई थी। अगला है कामकाजी माता के लिए राष्ट्रीय क्रंच योजना कब आरंभ? अभी मैंने बताया है 2017 में, सताता है ना, तो 2017 में आरंभ हुई है ना। तो इसमें काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, जो कार्यकर्ता होती हैं, उनकी न्यूनतम जो योग्यता भी मानी जाती है इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए महिला को, है ना। और जो न्यूनतम योग्यता होना चाहिए, मतलब योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए, किसके लिए? जो क्रंच कार्य करता रहेंगी, मतलब जो जैसे शिशु क्रंच गृह बनाएंगे, उस घर में के लिए, उस बच्चों की देख रेख के लिए रखी जाएंगी, औरतें रखी जाएंगी। उन औरतों की जो योग्यता होना चाहिए, जो क्रंच कार्य करता रहेगी वो 12th पास होना चाहिए, और जो क्रंच सहायक होगी उसकी योग्यता जो होनी चाहिए वो 10th पास होना चाहिए। क्रंच कार्यकर्ता की कितनी होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए। और क्रंच सहायक की कितनी होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अपने प्रोटोकॉल में इसको अपनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, सहायक की 12th पास होना चाहिए, कार्यकर्ता की 12th पास होना चाहिए। जो इस राष्ट्रीय क्रंच योजना में जिस जगह पर जो क्रंच होंगे वहां पर उन बच्चों की देखभाल के लिए आया टाइप रखी जाएंगी, उनकी ये योग्यता होना चाहिए। कब आरंभ हुई थी? 2017 में, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। अगला है बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे आंसर बताइएगा कमेंट करके। किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू कब हुआ? किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू कब हुआ? सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू कब हुआ? सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं सारे लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब लागू हुआ? आज दिन में एक वीडियो लेके आऊँगी मिशन इंद्रधनुष। उसमें मिशन इंद्रधनुष में जितने भी चरण मिशन इंद्रधनुष के हुए हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो उसमें हम सारा कवर करेंगे। तो शाम वाला वीडियो, दिन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। बाल संप्रेक्षण में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बाल संप्रेक्षण गृह में रहते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी गलत काम किया हो और उनको मतलब अच्छी शिक्षा देने तक के लिए उनको बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। मध्य प्रदेश में इनकी जो संख्या है वो 18 है। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? संप्रेक्षण गृह की संख्या 18 है। इनमें कितनी उम्र से कम बच्चों को रखा जाता है? कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है? 18 वर्ष से कम बच्चों को रखा जाता है। संप्रेक्षण गृह क्या होते हैं?
ये किशोर और बाल अपराधियों के लिए बनाए जाते हैं। इन गृहों में सारी सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को रहने, खेलने, पढ़ने के लिए, है ना। और इसके अलावा इनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाता है, एक सकारात्मक माहौल बनाया जाता है कि जिससे ताकि ये भविष्य में ऐसा कोई अपराध ना कर पाएँ। मतलब ऐसे यहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो, कोई भी गलत काम किया हो जो सही नहीं हो। इसमें कितने बच्चे, उम्र से कम बच्चों को रखा जाता है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, ये आंसर आप लोग मुझे बताओगे किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने पश्चातवर्ती गृह हैं? मध्य प्रदेश में कितने पश्चातवर्ती गृह हैं? मध्य प्रदेश में 2 पश्चातवर्ती गृह हैं, एक तो है भोपाल में और एक है जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2 पश्चातवर्ती। 18 वर्ष, जैसे 18 वर्ष तक संप्रेषण गृह में बच्चों को रखते हैं, उसके बाद कहाँ रखते हैं? उसके बाद पश्चातवर्ती गृह में रखते हैं। 18 वर्ष और 10 से कम उम्र के बच्चों को बाल गृह में रखते हैं। अगला है, यकृत इनमें से क्या पचाता है? प्रोटीन पचाता है, प्रोटीन का पूरा पाचन छोटी आंत में होता है। वसा पचाता है, अमीनो अम्ल या जल। यकृत जो पचाता है वो वसा को पचाता है। यकृत में क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा था, पित्त रस होता है यकृत में। यकृत क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। 1.2 से 1.5 किलो तक इसका वजन होता है और मध्य पेट के नीचे होता है। इसमें 2 पालियां भी पाई जाती हैं। यकृत की जो पालिकाएं होती हैं वो यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। यकृत कोशिका से पित्त का सीक्रेशन होता है और जो पित्ताशय में जमाव हो जाता है जिससे, और पित्त वाहिनी एवं अग्नाशय वाहिनी जो होती हैं, पित्त की जो ट्यूब होती है और जो अग्नाशय की ट्यूब होती है, दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय ट्यूब में ग्रहणी द्वारा खुलती हैं। अग्नाशयी रस और पित्त दोनों ही के माध्यम से जो वसा का पाचन होता है। अग्नाशयी रस से में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिनोजेन होता है, काइनोट्रिप्सिनोजेन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और न्यूक्लियेज होता है। ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है? एंटेरोकाइनेज द्वारा सक्रिय होता है। ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है? एंटेरोकाइनेज द्वारा सक्रिय होता है, याद रखिएगा। ये मेरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ई बुक है, ये पूरा टारगेट है अधिनियम का। ये इस प्रकार से ई बुक आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगला वीडियो सुबह मैं थोड़ी देर बाद ही लाऊंगी, तो सारे लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।